नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। और लंबे अंतराल के बाद ये कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। जिस प्रकार से अभी तक आपने धैर्य बनाए रखा है, विश्वास बनाए रखा है, और करंट अफेयर्स 100% यहाँ से कंप्लीट होगा। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछली परीक्षा में भी ये चीज़ें साबित हो चुकी हैं। छठवीं में भी ये चीज़ें साबित हुई थी, और इस बार भी ये चीजें साबित होंगी। कभी भी कोई समस्या करंट अफेयर्स में आपको नहीं होगी। किसी भी परीक्षा में जहां पर करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में है, आप आराम से इसी सेशन के माध्यम से आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सभी उपस्थित हो जाएं। और आज जो प्रश्न है, बहुत ही कम प्रश्न मैंने रखे हैं। टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो 7 है। 7 प्रश्न हम रखे हैं। लगभग 15 से 20 मिनट, अधिकतम 30 मिनट का ये सेशन होने वाला है। लेकिन इन 7 प्रश्नों के माध्यम से कम आप 25 से 30 प्रश्नों का अध्ययन कर सकेंगे। 25 से 30 फैक्ट कम से कम आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा के लिए देख सकेंगे, यहां से ले सकेंगे। तो सभी उपस्थित हो जाएं, जिससे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। और याद रखना है कि अब जब आपकी परीक्षा की तिथि सुनिश्चित हो चुकी है, घोषित हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी आपका आ चुका है, ऐसे में अब कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अब 100% अपना देना है अपनी तैयारी को। और जो भी अतिरिक्त समय आप इधर उधर बिताते थे, इधर उधर जो समय व्यर्थ जाता था, उसको भी अपनी तैयारी में लाना है, उसको भी अपनी तैयारी से जोड़ना है। क्योंकि जितना आप अभी मेहनत करोगे, फरवरी माह में जब आपकी परीक्षा होगी तो परीक्षा के दिन वही काम आएगा। तो जो कमियां पिछली परीक्षा में आपने किया, पिछली प्रीलिम्स में जो आपने कमियां किया, उन कमियों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन कमियों से सीख लेते हुए हमें 68 प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। ठीक है। और आपको पता होगा, सुबह 9:30 बजे से जीएस का लाइव सेशन चल रहा है। करंट अफेयर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। बीच बीच में टॉपिक विशेष का भी हम अध्ययन करते रहेंगे, वो भी आपका चलता रहेगा। और करंट अफेयर्स में मैंने मैगजीन आपको कराने को बोला है। मैगजीन मैंने आपकी सितंबर अक्टूबर की करा रखी है। नवंबर और दिसंबर की मैगजीन मैं अगले, आप कह सकते हो, 3 से 4 दिनों में आपको मिल जाएगी। क्योंकि 3 से 4 दिन उसको लगते हैं रिकॉर्ड करने में। प्रोसेस शुरू कर दिया, आज से प्रारंभ कर दिया मैंने। तो अगले 2 से 3 दिनों में आप मान के चल सकते हो कि घटना चक्र नवंबर और दिसंबर की भी आपको मिल जाएगी। क्लास भी मिल जाएगी और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो सभी उपस्थित हो जाएं। और प्रत्येक क्लास की जो पीडीएफ है, इसके बारे में बता दें कि पीडीएफ आपको 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो गाइडेंस बैच है, उसी बैच में आपको पीडीएफ प्राप्त होता है। जो भी स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, वो उसी बैच में मिलता है। पहली बार जो छात्र देख रहे हैं, आपको नहीं पता है इसके बारे में, आप कमेंट करिएगा, निश्चित तौर पर आपकी मदद की जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है। जिस नंबर से, जिस मोबाइल नंबर से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, उसका अंतिम 4 अंक और अपना नाम, जिस नाम से आपने एप्लीकेशन में लॉगिन किया है, वो नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और वहां पे बताइएगा कि हमें 68 प्रीलिम्स के गाइडेंस बैच से जुड़ना है। अगले दिन आपको जोड़ दिया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो एक वर्किंग डे में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नाबार्ड तो आप सब जानते होंगे। ठीक है। नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की यदि बात करें तो 12 जुलाई वर्ष 1982, 12 जुलाई वर्ष 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके हेडक्वार्टर की यदि हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है। ये तो बात हो गई बेसिक, जो सबको पता होना चाहिए। ठीक है। अब बात हो रही है अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष की बात हो रही है, तो याद रखिएगा साजी केबी। साजी केबी जो हैं, ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नाबार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, नाबार्ड जो हमारा है, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। तो ये भी आपको पता हो गया।
अब इसके साथ साथ कुछ चीजें यहाँ पे और आप जान लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया है प्रीति सूदन, प्रीति सूदन नाम दिया है ए विकल्प में। प्रीति सूदन के बारे में बता दूं आपको कि अभी हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में इनको आप कह सकते हो नामित किया गया है। नई सदस्य बनी है यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग की ये नई सदस्य बनी है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप देख रहे होंगे मेघना अहलावत। मेघना अहलावत की यदि हम बात करें तो टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। इसके साथ साथ कुछ अन्य नियुक्तियां भी हुई हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे दीपांकर दत्ता, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता क्यों याद रखना है? इसलिए याद रखना है क्योंकि दीपांकर दत्ता को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आप जानते हैं एक नाम और आपको याद रखना है, वो नाम है विनीत कुमार। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है विनीत कुमार। विनीत कुमार क्यों याद रखना है? विनीत कुमार इसलिए याद रखना है क्योंकि सीईओ बने हैं, ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है मैरी कॉम की। मैरी कॉम की, मैरी कॉम को क्यों याद रखना है? मैरी कॉम को इसलिए याद रखना है क्योंकि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, तो याद रखना है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये अध्यक्ष बनी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अगला नाम है सुरेश कुमार का। सुरेश कुमार के बारे में भी आपको जानना है, आपको बताना है कि सुरेश कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। बाकी अन्य 3 नामों के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया, मैंने यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो याद रखिएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाई गई हैं कौन? मैरी कॉम बनाई गई हैं, एथलीट कमीशन होता है उसकी अध्यक्ष। मेघना अहलावत का नाम याद रखना है, टीटीएफआई की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। साजी केबी का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये नाबार्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। और प्रीति सूदन का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये यूपीएससी के सदस्य के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस देश के द्वारा अरब निर्मित पहला चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? क्या बोला जा रहा है? किस देश के द्वारा अरब निर्मित पहला चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना है, ये आपको याद रखना है। किस देश के द्वारा अरब निर्मित पहला चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? चलिए बताइएगा। आपको पता होगा यूएई, अरब देश है यूएई। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, आप सबको पता होगा। यहाँ की मुद्रा है दिरहम, सबको पता होगा। यहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं यदि हम बात करें तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के प्रमुख हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस किंग हैं यहाँ के। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यूएई ने ही अपना जो चंद्र मिशन था उसको लॉन्च किया है, और चंद्र मिशन में विशेष रूप से अरब निर्मित जो इनका पहला रोवर था जिसका नाम था राशिद, तो राशिद रोवर इन्होंने भेजा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने चंद्रमा पर राशिद नामक रोवर भेजा है, तो राशिद नामक जो रोवर है इसको भेजा है यूएई ने भेजा है। तो आपको ये याद रखना है कि यूएई ने राशिद रोवर को भेजा है। और राशिद रोवर की बात करें कि कैसे भेजा गया, तो फ्रेंच गुयाना से इसको भेजा गया है। किस रॉकेट की मदद से भेजा गया? तो फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से भेजा गया। और फॉल्कन 9 की जब बात करते हैं फॉल्कन 3D की रॉकेट की, तो ये स्पेस एक्स का रॉकेट है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेस एक्स के साथ साथ एक और कंपनी याद रखिएगा, टेस्ला। टेस्ला भी इनकी अभिभावक कंपनी है, और ये दोनों कंपनियों के सीईओ जो ओनर हैं इनका नाम है एलन मस्क। इनका भी नाम आपको याद रखना है क्योंकि समसामयिक संदर्भों में ये चर्चा में है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विश्व का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर, याद रखिएगा विश्व का पहला, नोट कर लीजिएगा, विश्व का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर जो है वो जापान ने भेजा है। जापान का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है आई स्पेस। क्या नाम है? आई स्पेस नामक जो स्टार्टअप है ये जापान का स्टार्टअप है, और जापान के इस स्टार्टअप ने विश्व का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर जो है
वो चंद्रमा पर भेजा है, इसको भी याद रखने की जरूरत है। इसकी यदि इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है हकूतो। क्या नाम है? हकूतो। हकूतो आर इसका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हकूतो आर की जब बात करते हो तो हकूतो आर के संदर्भ में आपको याद रखना है कि हकूतो आर जो है ये जापान द्वारा भेजा गया है और ये विश्व का पहला कमर्शियल मून लैंडर है जिसको जापान के एक स्टार्टअप आई स्पेस ने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है जापान की, तो जापान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो पता होना चाहिए। जैसे जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा है जापानी एन। यहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसको बोलते हैं जाक्सा, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जापान जो है वो द्वीपों पर, 4 प्रमुख द्वीपों पर विस्तारित देश है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, ये 4 द्वीप हैं। यही इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ये कई बार पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लगातार आप देखते होंगे चीन से विवाद के कारण, जनीय विवाद के कारण, इसके अतिरिक्त मालाबार एक्सरसाइज और अन्य बहुत कारण से जापान चर्चा में रहता है। तो जापान से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जापान के कई सारे, मैंने कई बार बताया है, जो पुराने छात्रों के पता होगा, कई सारे नगर ऐसे हैं जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं, जैसे मिनीमाता कन्वेंशन, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, जैसे सेंदई समझौता। ठीक है, इस तरह के कई सारे समझौते हुए हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। वो आपको पता होना चाहिए कि वो शहर किस द्वीप पर है, साथ ही साथ उन संबंधित समझौतों में किस विषय पे बात की गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। जापान की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा मालाबार सैन्य अभ्यास में जापान भी शामिल रहता है। इसके साथ साथ भारत और जापान का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अभी संपन्न हुआ है जिसका नाम है जिमेक्स। ठीक है, ये भी अभी हाल ही में संपन्न हुआ है 2022। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ चांद के कई सारे अन्य मिशन भी हैं, जैसे आर्तेमिस मिशन। पूछा जा सकता है कि किसका मिशन है, तो आपको बताना है नासा का मिशन है। जैसे चांग E5, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि चांग E5 जो है ये मून मिशन है और किसका है? चीन का मून मिशन है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पिछली जो कक्षा में पढ़ा है उसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और अब साप्ताहिक स्तर पर विशेष रूप से रविवार को याद रखिएगा, जो रेगुलर कर रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं करंट अफेयर्स में, आपके लिए अनिवार्य है। बाकी जो लोग भीड़ का हिस्सा हैं उनको इन बातों को इग्नोर करना है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भीड़ का हिस्सा नहीं है उनको क्या करना है कि प्रॉपर मुझे नोट्स चाहिए और रविवार को ये जो नोट्स हैं ये ऐप के माध्यम से मैं मंगाऊंगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रविवार तक, एक सप्ताह में जितना भी करंट अफेयर्स आपने नोट किया है उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट स्कैनर की मदद से बनाओगे पीडीएफ फॉर्मेट में और उसको हमें ऐप के माध्यम से शेयर करोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। रविवार को अनिवार्य रूप से ये आपको ये वर्क करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। सॉरी, इसमें अभी होमवर्क देने की मैं बात कर रहा था। तो आज का जो होमवर्क मैं दे रहा हूं इस प्रश्न से संबंधित वो ये है कि बहुत सारी अंतरिक्ष एजेंसियों के मैं नाम लिख रहा हूं। रॉसकॉस्मोस, जाक्सा, इसरो, नासा, ब्लू ओरिजिन। ठीक है, इसके बाद स्पेस एक्स, इसके बाद CNSA, इसके बाद CNES। इन अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में आपको बताना है कि संबंधित देश कौन सा है। कमेंट बॉक्स में लिखोगे, एक एक करके इनको लिखोगे और इनसे संबंधित जो देश हैं उनके बारे में आप बताओगे। ये आपका होमवर्क। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में चर्चा में रहा मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य से संबंधित है? मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात की जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये मोपा नामक जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। आपको पता होगा कि पिछले दिनों अभी 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था और 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के साथ साथ आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया था। और ये जो आरोग्य एक्सपो 2022 था, याद रखिएगा, आरोग्य एक्सपो 2022, आरोग्य एक्सपो 2022 के साथ साथ मैंने आपको बताया कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, ठीक है, 9वीं विश्व आयुर्वेद
कांग्रेस, इन दोनों का जो आयोजन था वो उसी शहर में किया गया था। आपको बता दें इन दोनों का आयोजन हुआ था गोवा में, मतलब मोपा जो हवाई अड्डा है ये कहां से संदर्भित है, ये कहां से संबंधित है, गोवा से संबंधित है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आरोग्य एक्सपो और नवी आयुर्वेद कांग्रेस का जो आयोजन था इसको भी आपको नोट करना है। नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो दोनों का उद्घाटन जो है वो गोवा में किया गया था। इसके विषय की यदि हम बात कर लें कि इसका विषय क्या था, तो याद रखिएगा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये इसका विषय था, आदर्श वाक्य था। ये आपको याद रखने की जरूरत है, आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें लुसोफोन महोत्सव, लुसोफोन महोत्सव, लुसोफोन महोत्सव आपको याद रखने की जरूरत है। लुसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया था, यह आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल लगातार गोवा में ही मनाया जाता है और 53वां अभी हाल ही में गोवा में संपन्न हुआ था, इसको भी याद रखना है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना, क्या चीज आपको नोट करना है, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। और मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना जो है ये भी संबंधित कहां से है, ये भी संबंधित है गोवा से, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जीता। क्या बोला जा रहा है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जीता है, यह आपको बताना है। बताइएगा। आपको बता दें यह वही राज्य है जिस राज्य ने सोने की कीमत को पूरे राज्य में एक जैसा करने के लिए योजना पास की थी। मतलब इस राज्य में सोना यदि आपको खरीदना है, राज्य के किसी भी कोने में जाओगे एक ही दर पर आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा करने वाला ये जो राज्य था ये दक्षिण भारत का राज्य है, इतना मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं। इसके साथ साथ इस राज्य ने वनीकरण परियोजना प्रारंभ की है। ये जो राज्य है इसने वनीकरण परियोजना प्रारंभ की है। और वनीकरण जो परियोजना है इसके माध्यम से यदि मैं बात करूं तो प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए संबंधित राज्य ने यह योजना लाई है। और यहाँ पे बात हो रही है दक्षिण भारत के राज्य की, तो बात है केरल की। तो केरल को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेघा कयाक महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। मेघा कयाक महोत्सव 2022 बताइएगा। मेघा कयाक महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है। आपको बता दें यह वही राज्य है जहां पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, नोट्स पलटोगे तो देखने को मिलेगा। बांग्ला महोत्सव मैंने बताया था, शायद आपको याद है, नहीं याद होगा नोट्स पलट लीजिएगा मिल जाएगा। बांग्ला महोत्सव पिछले दिनों इसी राज्य में आयोजित किया गया था। इसके साथ साथ एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब का जो अनावरण था वो भी इसी राज्य में किया गया था। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब जो है वो इसी राज्य में बन रहा है। बात हो रही है किस राज्य की, पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय की बात हो रही है, मतलब डी विकल्प आपका सही उत्तर है। मेघालय के बारे में एक फैक्ट यह भी जानिएगा कि सबसे आप कह सकते हो बेस्ट टीबी, जब सबसे अच्छा आप कह लीजिए, और सबसे अच्छा और सबसे कारगर जो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम था वो इसी राज्य ने चलाया था, यह भी आपको जानकारी रखनी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का संबंध किस वर्ग से है। क्या बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, याद देख रखिएगा आदि शब्द इसमें जुड़ गया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है, सॉरी किस वर्ग से है यह आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास हैं। पहला विकल्प है अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति, सांसद आदर्श ग्राम से या पिछड़ा वर्ग से, आपको बताना। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें यह जो योजना है 36,428 गांव, पूरे भारत के 36,428 गांव में क्रियान्वित की जाएगी। और इसमें ऐसे गांव रखे जा रहे हैं जिनमें 50% से ज्यादा जनजातीय आबादी है। तो पूरे भारत के ऐसे गांव जहां पे जनजातीय आबादी 50% से ज्यादा है
उनमें से 36,428 गांवों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लाया गया है। यह आपको पता होना चाहिए, एक उप योजना के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। अब बात हो रही है जनजातीय कार्य मंत्रालय की। जनजातीय कार्य मंत्रालय की बात करें तो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा। और ये जो नाम है ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भारतीय तीरंदाजी संघ है, याद रखिएगा, भारतीय तीरंदाजी संघ, तो भारतीय तीरंदाजी संघ के ये अध्यक्ष भी हैं, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। इनका संसदीय क्षेत्र है खुंटी, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। आपको बता दें इसका जो क्रियान्वयन है वो वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। और विशेष रूप से जो जनजातीय ग्राम हैं उनको विकसित करने को लेकर यह एक केंद्र सरकार की पहल है जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से। अगला, हाल ही में टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? याद रखिएगा बात हो रही है यहाँ पे टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर की। चलिए बताएं, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? चार विकल्प हैं, व्लादिमीर पुतिन, एलन मस्क, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की या नरेंद्र मोदी। बताएं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, देखो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की जब बात करते हो तो अभी हाल ही में ये जारी किया गया और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को फ्रंट पेज में टाइम्स मैगजीन ने फ्रंट पेज पे प्रकाशित किया है और इसका सही उत्तर होगा जेलेंस्की। तो बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बोला नोट्स बनाना अनिवार्य है, रविवार को चेक होगा, तो नोट्स प्रॉपर तैयार होने चाहिए। कुछ छात्र लगातार शेयर करते हैं, अच्छी बात है, आप लगातार करते रहो। बाकी जो लोग भीड़ का हिस्सा हैं आपके लिए ये नहीं है, इसको इग्नोर करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।